आप सभी साथियों का मैं आपके अपने चैनल अमन स्टडी पे एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। और ये जो क्लास है वो हिंदी वर्णमाला यानी कि व्याकरण की जो दूसरी क्लास है वो हिंदी की, वो आपके सामने है। और जो पहली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देखे, और यहाँ जो 21 पे शुरुआत करेंगे और 40 प्रश्न तक चलेंगे। तो आप सभी अपने आप जो चेक करना चाहते हैं खुद के अंदर वो चेक कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, 21वां नंबर। और उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को शेयर करिए इस क्लास को। दिया है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो आप देख लीजिए, क्या ल है, या देखिए यहाँ पे यहाँ क्री दिया गया है, या श्री है, या ई है। तो आप सभी जानते हैं पहले से भी कि श्री जो है इसको मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, और यही ये राइट ऑप्शन है। बात करेंगे 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे आपको समझने वाली बात है कि द्वित व्यंजन जैसे किसी एक ही व्यंजन का दो बार रिपीटेशन हुआ हो और एक आधा हो, मतलब एक पूरा हो और एक आधा हो, उसको द्वित्व कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखिए आप इसमें देखिए पुनः में विसर्ग है, इलाहाबाद में सामान्य है। लेकिन जब दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पे आधा लौ है, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, और फिर पूरा लौ है, ये है। तो इन्हीं को आप द्वित व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वित व्यंजन। तो दिल्ली जो है आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी उत्साह आपका जो है सामान्य वर्ड है। अब बात करेंगे 23वें प्रश्न की। तो 23वां प्रश्न क्या दिया है कि श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? मुझे याद है अभी भी कि जो पहली क्लास हम लोग देखे थे उसमें पहला क्वेश्चन जो था वो आपसे ही पूछा था कि ये जो वर्ग हैं, ये अक्षरों के जो वर्ग हैं, ये किन श्रेणी में आते हैं। तो आप सभी ने जवाब दिया था इसमें उष्म संघर्षी व्यंजन। क्या किसमें कहा था आपने? उष्म व्यंजन में कहा था, उष्म संघर्षी नहीं कहा था आपने, उष्म व्यंजन कहा था। जैसे मैं भी बताया था कि इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मुंह से बोलिए और मुंह के पास अपने हाथ को हल्का सा लगाइए और देखिए क्या गर्म हवा बाहर आ रही है। थोड़ा सा देखिए, आप खुद प्रैक्टिकल कर लीजिए। श श श ह। तो आप इतना जब बोलेंगे तो आपको हल्की हल्की गर्म हवा जो है आपके हाथ को स्पर्श करेगी। तो ये उष्म संघर्षी व्यंजन हो जाएगा और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे 24वें प्रश्न की। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न आपसे, ये मान के चलिए कि 100 में से 90% श्योर हैं आप कि आपसे ये प्रश्न पूछा सकता है पेपर में, क्योंकि 6 पे जो बहुत कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए 6 को आपसे बार बार पूछा जाता है। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल, घोष, संयुक्त या तालव्य? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये संयुक्त में आते हैं। किस में आते हैं? संयुक्त में आते हैं। संयुक्त में कौन कौन से आते हैं? छ, त्र, ज्ञ और आपके श्र। ठीक है, तो ये चारों जो होते हैं संयुक्त में आते हैं, इसको जरूर आप याद रखिएगा। 25वें की बात करें तो 25वां प्रश्न क्या दिया है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए जरा इसको समझने वाली बात है कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो किसके बाद आता है? तो क के बाद आता है। किसके बाद आता है? क के बाद आता है छ। किसके बाद? क के बाद छ आता है, याद रखिएगा। इसको मैं आगे एक प्रश्न और है जिसको मैं वेट कर रहा हूँ, उसको आन दीजिए, उसको मैं इसको पूरा क्लियर कर दूंगा। देखिए यहाँ दिया है जैसे ज्ञ। ज्ञ किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञ जो है किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो आधा ज प्लस ञ। क्या है? आधा ज प्लस ञ। किससे बना है? आधा ज प्लस ञ। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ज्ञ जो है किससे मिलकर बना है, तो आधा ज प्लस ञ बताइएगा। इसमें कोई संकोच मत करिएगा बताने में। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो ब है, या ज है, या ह है, या श है। मैं पिछले क्लास में बहुत अच्छे से, मुझे याद है कि मैं उतना डिटेल में समझाया था, शायद उतना डिटेल में कोई समझाया। मैंने एक एक लेटर जो लिखा था और मैं सीरीज सबका नंबरिंग किया था। उसके बाद मैं समझाया था आपको कि अघोष और सघोष में क्या डिफरेंस है, यानी कि पहला और दूसरा। जैसे आपको फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, आप देखिए जरा। अगर मैं यहाँ से इस पे क लिख दूं, इस पे ख लिख दूं, इस पे ग लिख दूं, इस पे घ लिख दूं और यहाँ पे अंग लिख दूं, तो ये बताइए ये 1 नंबर पे हुआ, ये 2 नंबर पे हुआ, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। और ध्यान दीजिएगा कि ये अघोष होता है। क्या होता है? ये अघोष होता है। पहला दूसरा जो होता है अघोष होता है, और तीसरा चौथा
और पचवा सघोष होता है। क्या होता है? सघोष को घोष भी कहते हैं आप। तो ध्यान देखिए, यहाँ देखिए आप कहा है कि अघोष, तो अघोष में आपको राइट ऑप्शन चुनना है। आप देखिए जरा यहाँ पे ब है, तो प फ ब ये तीसरे नंबर पे आएगा। लेकिन आप जौ की देखिए, च छ जौ, जौ भी आपका तीसरे नंबर पे। आप ह देख लीजिए, श श ह ये आपके चौथे पे आ जाएगा। फिर बात करेंगे श, ये श जो है ये आपका पहले पे आता है। तो इसलिए अघोष की श्रेणी में ये आएगा पहला और दूसरा आएगा। तो पहले में कौन सा है? डी ऑप्शन आपका है, जो श है वो अघोष में रहेगा। 28वें प्रश्न की बात करें तो 28वां प्रश्न दिया है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान जैसे क, ख, ग, घ और अंग, ये क्या होते हैं? ये कंठ वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? ये सॉरी, कंठ वर्ण होते हैं। तो कंठ में आपका जो ये घ है यही तो है, तो ये आपका कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अब देखिए 29वां प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? जैसा कि मैं बता चुका हूं कि छ, त्र, ज्ञ और श्र, चाहे जैसे भी आप बना लें, श्र, ठीक है। ये किस में आता है आपके? ये आपका देखिए इसमें ज्ञ है। क्या है? ज्ञ। तो ये राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ज्ञ। तीसरे की बात करें, तीसरा क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसको बताने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा जो वर्ण है वो दंत है। तो इसमें त, न, द, ध। तो सबसे पहले देखिए आप, त, थ, द, ध और न, ये क्या है? ये सब के सब आपके दंत वर्ण है। क्या है? तो दंत वर्ण है। तो देखिए तो आपका इसमें है, नो भी है, दो भी है, लेकिन जो ट है वो इसमें नहीं है। तो जो है आपका नहीं है, तो इसलिए जो आपका ये है, ये दंत नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक तीसरे प्रश्न की बात करें तो कौन सा अमानक वर्ण है? क्या है? कौन सा अमानक वर्ण है? देखिए ये डी वाला ऑप्शन है, सॉरी सी वाला जो ऑप्शन है, इसको आप अगर चाहें थोड़ा बदल लीजिए, क्योंकि ये जो है पूर्ण रूप से सही नहीं है। ये जो आपका भ होता है ऐसे, ये आके यहाँ गिरता है, ये भ का अमानक वर्ड है। क्या है? ये अमानक वर्ड है, और यही इसकी जगह पर होगा। ये मैं जब टाइपिंग कर रहा था तो ये मैं यहाँ मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक मुझसे ये जो चीज़ें हैं वो गलत हो गई हैं। ये भ जो है सी ऑप्शन पे होगा, और यही भ जो है अमानक वर्ण है। क्या है? बाकी ये आपका मानक वर्ण है, ख, भ भी है और ये भी भ होगा, लेकिन जो ये भ है ये आपका अमानक वर्ण होगा। 32वें प्रश्न की बात करें तो कहा है कि छ वर्ण किसके योग से बना है? मैं कह रहा था आपसे कि छ की हम बात करेंगे तो छ वर्ण जो है आपको सभी को पता होना चाहिए कि आधा क और प्लस स जो है आपका सही जो है छ का संधि विच्छेद है। अगर छ की बात करें तो छ किससे बना है? ये क हो गया, और क को आधा कर दीजिए और प्लस आप षटकोण स को पूरा कर दीजिए, तो ये आपका छ का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इस तरह ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें 33वें प्रश्न की, तो 33वां प्रश्न दिया कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो आंख बंद करके आप बताएंगे 11। कितना बताएंगे? 11। कितना? 11। याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। इसमें आपको चूक नहीं होना चाहिए, एकदम राइट ऑप्शन ऐसे बताना है आपको। 34वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ज। अ, उ, ए, ज। तो क्या है इसमें से सही उत्तर? ये आपको चुन के बताना है। चलिए बताइए आप सभी लोग, देखिए जरा फिर से क्वेश्चन को, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन में आपका अ दिया है, उ दिया है, ए दिया है, ज भी दिया है। जो क्या है आपका? जो है आपका व्यंजन है। क्या है? जो आपका व्यंजन है, और ये तीनों आपके स्वर हैं। क्या है? तीनों आपके स्वर हैं। 35वें नंबर की बात करें तो 35वां नंबर जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो चलिए आप सही बताइए। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, ये जो ब है ये ट रहेगा। क्या रहेगा? ट रहेगा। तो देखिए जरा निम्नलिखित में से कौन सा ट नहीं, तो पहले समझिए, आप ट लिखिए, फिर ठ लिखिए, फिर ड लिखिए, ट, ठ, ड। यहाँ देखिए ट हो गया, ठ हो गया, ट, ठ, ड, ढ और ड़।
तो इनमें आपको जो है, आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, लेकिन आपको ये जो है, आपको जो ये घ है, ये आपको नहीं मिलेगा। 36वें नंबर की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ए है 32, सी है 33, सॉरी बी है 33, सी है 34 और डी है 35। तो इनमें से कौन सही हो जाएगा? तो आपको सही बताना है। इनमें से जो देखिए 33 जो है आपको, वो आपको बताना है क्या, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 आपको लिखना पड़ेगा और यही चूज करना पड़ेगा। 37वें नंबर प्रश्न की बात करें तो 37वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है? तो आ है, ब है, जो है और ढ है। तो कौन सा हो जाएगा? आ। क्या होता है? आ। आ कभी आगे से नहीं जुड़ता है। जैसे कि कौवा, क्या है? कौवा। तो कौवा में क्या है? आ जो है जब भी आएगा वो पीछे से आएगा, आगे से नहीं आएगा। पश्च स्वर का सेंस यही है। और तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया बनाया जाना चाहिए? तो ए है विसर्ग लगा के, बी है खड़ी चौपाई को हटा के, सी है दो पाई लगाकर, दो खड़ी पाई लगाकर और डी है दो स्वर लगाकर। तो कैसे बनाना चाहिए इसको? तो आप सभी जानते हैं कि खड़ी चौपाई को हटाकर, क्या है? खड़ी चौपाई को हटाकर खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से बना सकते हैं। तो इसको खड़ी चौपाई को आपको हटाना पड़ेगा। 39वें की बात करें तो विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना, आप जानते हैं कि विसर्ग जो होता है, ये शब्द के पीछे जो होता है दो बिंदी होते हैं, इसको ही विसर्ग कहते हैं। तो देखिए जरा बी वाला ऑप्शन में जो विसर्ग है ये आपको दिया हुआ है, इस तरह विसर्ग सही हो जाएगा। निष्प्रिय, क्या हो जाएगा? निष्प्रिय। अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 40वें नंबर को दिया कि इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? अब देखिएगा जरा, कौन सा वर्ण स्वर है? इसमें आपको ए भी दिया है, इसमें आपको ल भी दिया है, क भी दिया है और ये जो ल है ये आप चाहें तो इसको ऐसे लिरिक बना सकते हैं। तो इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इसमें ए जो है वो स्वर है आपका ए। बाकी सब चीजें आपकी क्या है? ये आपके व्यंजन है और ये जो है अमानक है। तो इस तरह जो 40 प्रश्न थे, 20 प्रश्न हम इनको यहाँ देखें, समझने का प्रयास किए कैसे कर सकते हैं उनको अच्छे से। और अगर कोई कमियां रह गई हों, जैसे कुछ, मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होती है, लेकिन होती है तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कोई गलतियाँ अगर हुई होंगी तो उसको मैं सुधार करूँगा। तो ये प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन को ही समाप्त करते हैं, इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। और कैसा क्लास लगा उसको जरूर आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर करिए। और मिलते हैं अगले क्लास में। शुभकामनाएं आपके साथ है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।